हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए अरिहंत एनसीईआरटी नोट्स समान विज्ञान 6 से 12 तक के लिए लेकर आई हूँ। जिसमें आज हम जीव विज्ञान के पहले चैप्टर को, जीव विज्ञान के परिचय को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके पढ़ाई को और बूस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, आप स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीवों का वर्गीकरण। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्रम शत्रु, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 सजीवों में विविधता, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 जीव जगत, चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, चैप्टर 3 वनस्पति जगत, चैप्टर 4 प्राणी जगत। इन सारे एनसीईआरटी बुक्स का इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें मिल जाएंगे। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जीव विज्ञान का परिचय। आप देख सकते हैं सभी सजीवों, पादपों एवं जंतुओं की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत बायोलॉजी, बायोस, लाइफ, लोगोस स्टडीज शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जीव विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो बायोस मतलब लाइफ, जीवन, लोगोस स्टडीज, इनको मिला करके हमारा जीव विज्ञान शब्द बना है। अब जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा प्राणी जगत, प्राणी विज्ञान, जियोलॉजी तथा पादपों, पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। अरस्तु ने 384 ईस्वी से 322 ईस्वी में पूर्व में जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन तथा मुर्गी के अंडों के भ्रूणीय परिवर्धन आदि का अध्ययन किया है और इनके आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया था और इसी कारण इन्हें जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? अरस्तु को। कब? 384 से 322 ईसा पूर्व में। थियोफ्रस्टस ने 370 से 287 ईसा पूर्व में लगभग 500 पादपों में उनकी आयु थियोफ्रस्टस ने 370 से 287 ईसा पूर्व में लगभग 500 पादपों तथा उनकी आयु तथा आकार के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में वर्णन किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है। इन प्रमुख शाखाओं को निम्न चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी में। और प्रायोगिक जीव विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर में, चिकित्सा विज्ञान में, पशु चिकित्सा विज्ञान में और औषधि विज्ञान में। अब सजीव जगत के बारे में अच्छे से और जानकारी लेते हैं। जीव जगत में सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं। वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं सजीव कहलाती हैं और
की एक निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है, परंतु सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीवों से पृथक किया जा सकता है। सजीवों के विशेष लक्षण निम्न प्रकार हैं। जीवद्रव, जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती तथा इसकी रासायनिक संरचना जटिल होती है। जीवद्रव निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रहता है और इसी को हम जीवन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, अतः कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। पोषण, जीवों को वृद्धि तथा गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की भी आवश्यकता होती है, जो उन्हें ऊर्जा भोज्य पदार्थों से मिलती है। पौधे जल, खनिज पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। उपापचय, नेक्स्ट पॉइंट उपापचय, जीवों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें उपचय क्रियाएं रचनात्मक क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव होती है, जिसमें सरल से जटिल पदार्थ बनते हैं जो जीव द्रव के घटक होते हैं। इसके ठीक विपरीत अपचय क्रियाएं विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जिसमें जटिल पदार्थों का विघटन होता है। अब हम श्वसन के बारे में जानेंगे। ये सब हम सजीव के बारे में जान रहे हैं कि कैसे जान सकते हैं कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। ये उनके लक्षण में से आते हैं। श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और इस क्रिया से भोज्य पदार्थों में संचित ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे जैविक क्रियाएं संचालित होती है। गति, मूवमेंट, सभी जीवधारी गति करते हैं। कोशिका के अंदर जीवद्रव या पौधों के स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक या चल बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करना गति कहलाता है। जंतु भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में गमन करते हैं, परंतु अधिकांश पौधे अपने स्थान पर रहते हुए गुरुत्व, प्रकाश आदि के कारण एक ओर मुड़ जाते हैं। वृद्धि, जीवों की आकृति, आयतन तथा शुष्क भार में अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। पौधे में विभोजात्मक ऊतक द्वारा निरंतर तथा अनिश्चित काल तक वृद्धि होती है, परंतु जंतुओं में एक विशेष अवस्था आने पर वृद्धि रुक जाती है। प्रजनन, जीवधारी प्रजनन द्वारा अपने समान जीव पैदा करते हैं, परंतु निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूल उनकी एक और लक्षण है, जिसमें जीव अपने चारों ओर के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं और इस कारण वे संवेदनशील होते हैं तथा उनके अनुसार अपनी संरचना, रहन सहन एवं क्रियाओं में परिवर्तन कर लेते हैं और इसके अनुकूल कहते हैं। उत्सर्जन, जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें वे अपने शरीर में निष्कासित करते रहते हैं। यह क्रिया जीवों में निरंतर एवं जीवित प्रत चलती रहती है। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे स्वभाव, रंग, रूप, संख्या आदि। जीवों की इन विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन ने वर्ष 1985 में किया था। जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता और संपूर्ण परिवर्तन इकोसिस्टम की खाद्य आपूर्ति होती रहती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर ग्रह पर समस्त जीवों की करीब 10 मिलियन जातियां पाई जाती, उनमें से केवल 1 या 2 मिलियन जातियां ही खोजी गई हैं। और पृथ्वी पर कुछ गर्म और नमी वाले भाग को जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा के बीच स्थित है और वहाँ के पादपों और जंतुओं में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह श्रेष्ठ ही मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, मेडागास्कर एवं जायरे। अब हम उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं।
जीवधारियों को उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे जीवों का वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जीवधारियों को सुविधाजनक रूप से पहचानने तथा मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता जानने के लिए जीवधारियों का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। वर्गीकरण की सहायता से नए जीवों की खोज आसान होती है और इसकी सहायता से किसी वर्ग के सभी जीवों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। जीवों के वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि किसी प्रकार सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जलीय जीवों से विभिन्न वातावरण में रहने वाले जटिल जीवों का विकास हुआ है। वर्गीकरण की सहायता से जीवों में पाई जाने वाली आकारकीय समानताओं एवं विभिन्नताओं के कारणों का पता चलता है। वर्गीकरण से जीवों के विकास क्रम का ज्ञान होता है और वर्गीकरण पद्धति का मुख्य कार्य वर्गीकरण की आधारभूत इकाइयों को पहचानना तथा उनका वर्णन करना होता है, जैसे जातियों और समान प्रकार की जातियों को क्रमशः संबंधों के आधार पर उच्च वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गीकरण का आधार, हम किस आधार पर बांटते हैं। सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं और सुविकसित केंद्रक भी पाया जाता है। इसके कारण ही कोशिका के विभिन्न भागों में कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और जैव रासायनिक प्रक्रिया भी भिन्न होती है। शारीरिक संरचना, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संरचना अलग अलग होती है। समूह में पाई जाने वाली कोशिका में किसी जीव का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। ये कोशिकाएं श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है और ऊतकों एवं अंगों से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करती है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में ये सभी लक्षण अनुपस्थित होते हैं। पोषण, पोषण के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। स्वपोषी, ये जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी, ये जीव अपना भोजन स्वयंपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। शारीरिक संगठन, पादपों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार का शारीरिक संगठन होता है और पादपों में जंतुओं की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो उनके शारीरिक संगठन से जंतुओं से अलग करते हैं। कार्यात्मक संगठन, शारीरिक संगठन की तरह कार्यात्मक संगठन से भी भिन्न विभिन्नताएं पाई जाती। उदाहरण, अमीबा एक कोशिकीय के गमनांग कूटपाद होते हैं, जबकि मनुष्य के गमन के लिए पश्चपाद पाए जाते हैं। पादप स्थिर प्रकृति के होते हैं, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकी के पदानुक्रम। विभिन्न वर्गीकीय श्रेणियों को एक उचित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकी पदानुक्रम या लीनियर पदानुक्रम कहलाता है। वर्गीकी के आधारभूत इकाई जाति है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकी एवं इसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। हम जानते हैं कि इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि जगत में उच्चतम वर्ग की श्रेणी, उदाहरण के लिए प्लांटी तथा एनिमेलिया। फिर संघ या प्रभाग, जंतुओं के लिए संघ तथा पादपों के लिए प्रभाग में बांटा गया है। वर्ग, एक या अधिक संबंधित गण, उदाहरण डाइकोटिलॉडनी। फिर गण, एक या अधिक संबंधित कुल, उदाहरण के लिए कार्निवेरा। कुल, एक या अधिक संबंधित वंश, उदाहरण के लिए ब्रैक्सिकी। वंश, संबंधित जातियों का समूह, उदाहरण सोलेनम। जाति, लैंगिक जनन कर सकने वाले प्राकृतिक जीवों का समूह, उदाहरण के लिए ट्यूबरोसम। अब हम पढ़ेंगे नामपत्ति या द्विनामपत्ति। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम या
द्विनाम या नामकरण पद्धति की खोज की। इनके अनुसार किसी जीव की खोज के पश्चात जीवों के वर्गीकरण में उसका उपयुक्त स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इनके अनुसार किसी जीव की खोज के पश्चात जीवों के वर्गीकरण में उसका उपयुक्त स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण, जो कि 1758 ईस्वी में इसका वर्णन किया था, अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जीव के श्रेणी या वंश को प्रदर्शित करता है, इसे जेनेरिक नाम कहते हैं, तथा दूसरा भाग जीव की जाति को प्रकट करता है, इसे विशिष्ट नाम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इलेक्टिक में लिखे जाते हैं, जैसे घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैंसर डोमेस्टिक है, जहाँ पैंसर वंश को तथा डोमेस्टिक जाति को निरूपित करता है। वर्गीकृत संवर्ग सहित कुछ जीव जिनका सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ या भाग हम पढ़ेंगे। सामान्य नाम, मानव का सामान्य नाम, मानव सामान्य नाम हो गया। उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, उसका वंश होमो वंश में आया और वो कुल में आएगा होमोनिडी, गण में आएगा प्राइमेटा, वर्ग में मैमेलिया वर्ग और संघ या भाग में क्वाड्रेटा में आएगा। उसी तरह से घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्का डोमेस्टिका है, वंश मस्का है और कुल म्यूडिसी है और गण डिप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा है, संघ है आर्थ्रोपोडा। उसी तरह से आम मैंजीफेरा इंडिका, वंश मैंजीफेरा, कुल एनाडर एनाकर्ड डिएसी, गण सेपिडेंट्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी, संघ एंजियोस्पर्मी। गेहूं का ट्रिक्टम एस्ट्रियम, वंश ट्रिक्टम, कुल पोएसी, गण पोएलस, वर्ग मोनोकोलिडनी, संघ या भाग एंजियोस्पर्मी। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है कि जैसे बहुत से बच्चों के पास सारे बुक्स होना पॉसिबल नहीं होता है, मेरे पास भी मुश्किल था। मैंने ये बुक मंगाया किसी तरीके से। मेरे जैसे और भी बच्चे हैं या फिर मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल जिनको होती है, तो मैंने नेट पे सर्च किया, ये बुक नहीं मिला मुझे यूट्यूब पे। तो मैं सोचा मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, पर कुछ कोशिश कर सकती हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। बस मेरा यही मकसद है। सबको प्रणाम, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को किसी काम आए, पढ़ने में कुछ भी हेल्प हो इससे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।